मैं रायपुर से हूँ एंड मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी कंप्यूटर साइंस दिशा कॉलेज से की है एंड मेरी निमसेट 2022 में AIR 369 रैंक आई थी और मैं NIT रायपुर से MCA कर रहा हूँ। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंकुर और मैं आप सबका एक्मे अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज सक्सेस मंत्रा के फर्स्ट एपिसोड में हमारे साथ है अनुज मिश्रा। तो अनुज, कैसा लग रहा है आपको एक्मे अकेडमी में वापस आके? वैसा ही लग रहा है जैसे कॉलेज जब स्टार्ट होता था तो कॉलेज में अपन 3-4 साल रुकने के बाद अपने घर वापस आ रहे थे। एक घर की तरह फीलिंग है एक्मे अकेडमी वापस आके दोबारा सर से मिलके सर से वही सब पुरानी हंसी मजाक वाली और पढ़ाई की बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है। और वो स्टूडेंट से मिलके स्टूडेंट अब बहुत इंटरेक्टिव तरीके से मिलना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनका भी NIT में सिलेक्शन हो जाए। तो बहुत अच्छा लगा वापस आके NIT और एक्मे वो अकेडमी। सारे भी एक्साइटेड हैं आपको देखने के लिए, आपसे पूछने के लिए कि आपने किस तरीके से ये सारी चीज़ें अचीव करी। हाँ, हम खुद चाहते हैं कि एक्मे अकेडमी के सभी बच्चों को और सर्वर से बात करना, उनको बताना हर चीज़ें, ताकि वो भी जल्दी पहुंच पाए और हमारे एक्मे अकेडमी के लोग बहुत सारे NIT में तो जैसा मिले। कि हम सब जानते हैं कि निमसेट के बारे में अभी भी काफ़ी लोग अवेयर नहीं है, तो आपको निमसेट के बारे में कैसे पता चला? सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि अभी भले लोग अवेयर नहीं है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि 4-5 साल के अंदर लोग निमसेट के बारे में काफ़ी अवेयर हो जाएंगे। जिस तरीके से ये बढ़ रहा है और लोग इतना इंटरेस्ट है MCA में, बहुत जल्दी ये फील्ड बहुत अच्छे स्थान पे जाने वाली है, मुझे ऐसा महसूस होता है। और मैं अपनी बताता हूँ कि मुझे कैसे पता चला निमसेट के बारे में। जब मैं अपने कॉलेज में BSc एक नॉर्मल कॉलेज से कर रहा था, BSc CS, तो उस समय मेरे को अपने थर्ड ईयर में ये चीज़ महसूस हो गई कि अब तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है कि आगे क्या करूँ, क्योंकि नॉर्मल कॉलेजों में प्लेसमेंट वेसमेंट तो बिल्कुल नहीं है और वहाँ पे ये सोचना पड़ता है कि हम आगे क्या करें। तो उसके लिए ना सबसे पहले मैंने गूगल में, यूट्यूब में, ये सब चीज़ों में ना बहुत रिसर्च की कि आगे क्या क्या कोर्स किए जा सकते हैं। और जब मैं ये रिसर्च कर रहा था तो मेरे पास एक वीडियो आई जिसमें करियर काउंसलिंग का एक वीडियो आया, कार्तिक सर के यूट्यूब चैनल, एक्मे अकेडमी का यूट्यूब चैनल है। उसमें सर ने मुझे बहुत सारे ऑप्शन बताए, जैसे एक IIT जैम होता है BSc की बात करने के लिए, एक निमसेट होता है, और ये सब का फिर मैंने कोर्स देखे और एक्मे अकेडमी की साइट विजिट की कि क्या क्या ऑप्शन है अंदर करने के लिए। और उसके बाद जब मैंने निमसेट का कोर्स देखा, आगे उसके फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ देखी, कौन कौन सी कंपनियाँ यहाँ प्लेसमेंट लेती है और अपने अपने को इंटर्न करने का ऑप्शन देती है, ये सब देखा, तो मुझे निमसेट ग्रेजुएशन के बाद बहुत बेस्ट ऑप्शन लगा, जो नॉर्मली किसी भी बच्चों को समय आने पे ये चीज़ करनी चाहिए, जो आगे आपके फ्यूचर के लिए बहुत एक अच्छा स्टेप हो सकता है निमसेट। तो मैं बेसिकली मुझे ये यूट्यूब से ही पता चला एक्मे अकेडमी के बारे में और निमसेट एग्जाम के बारे में। तो अगर आप भी एक्मे अकेडमी के साथ में अपडेट रहना चाहते हैं तो फिर नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और एक्मे अकेडमी के साथ अपडेट रहिए। तो अनुज, आपकी एक्मे अकेडमी के साथ की जर्नी कैसे रही इन फॉर, मतलब आपके सारे फेजेस में जब आप ग्रेजुएशन से निमसेट लेवल तक की प्रिपरेशन कर रहे थे, उसमें एक्मे की आपकी जर्नी कैसे रही? हाँ, तो इस क्वेश्चन का दो आंसर हो सकता है। या तो मैं सीधा बोल के ख़त्म कर दूँ कि बहुत अच्छी रही, लेकिन मैं इसका आंसर खुद डिटेल में बताना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ और चीज़ों को जानना भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। कि कैसे मैंने शुरुआत की और कैसे मैं शुरुआत से लेके धीरे धीरे लेके पूरे अंत तक गया और कैसे मैं बना रहा लोगों के साथ। तो सबसे पहले जब BSc का लास्ट समय था, जब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे, तो उसके बाद मैंने सर से कांटेक्ट उसके पहले ही कर लिया था। तो मैंने मन बना लिया था कि उसके बाद मेरे को ज्वाइन करना है अब अकेडमी। तो मैं अकेडमी आया था और एग्ज़ाम के लिए उस समय कुछ 2 से 3 महीने बचे थे। तो मैंने एक अकेडमी का कोर्स ज्वाइन किया था, क्रैश कोर्स। तो उस क्रैश कोर्स में मैं आया और उसमें 2-3 महीने तक मैंने तैयारी की। तो उस समय जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मैं थोड़ा नर्वस था, क्योंकि यहाँ जब मैं स्टार्टिंग में आया तो ऐसे ऐसे बच्चे भी मेरे साथ थे जिन्होंने 1 साल से तैयारी कर रही थी, और ऐसे बच्चे भी साथ थे जिन्होंने 6 महीने पहले ज्वाइन किया था। तो उस समय कुछ और मेरे साथ नए बच्चे थे और मैं उस समय नया ही था। तो उस समय मेरा कॉन्फिडेंस के लिए सर ने मेरी बहुत हेल्प की। सर ने मुझे बताया कि अभी तुम्हारी शुरुआत है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें चीज़ें हार्ड लग रही है, तुम्हें कुछ करने में दिक्कतें आ रही है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे तुम पढ़ना शुरू करोगे, समझना शुरू करोगे, तुम बराबर पहुंच जाओगे लोगों तक। और उसी के साथ साथ फिर धीरे धीरे जब मेरा फ्रेंड सर्कल बढ़ा, यहाँ अच्छे अच्छे बच्चों से मैं मिला, बच्चों से मिलने के बाद मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे, सर के कॉन्सेप्ट समझे, तो मुझे फ्रेंडली लगा। वो जो सब्जेक्ट थे, मैथ्स के सब्जेक्ट, रीजनिंग के सब्जेक्ट, वो सब सब्जेक्ट मुझे पढ़ना अच्छा लगने लगा। तो उसकी मैंने पूरी अच्छे से तैयारी की, और 1 महीने 2 महीने तक तैयारी करने के बाद जब एग्ज़ाम का समय आया तो उस समय मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं था अपने ऊपर, पर सर ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दे दिया था कि मैं एग्ज़ाम में बैठ के अच्छे से एग्ज़ाम दे पाऊँ। तो वहाँ जाके फिर मैंने निमसेट का एग्ज़ाम दिया और मेरा एग्ज़ाम नॉट वेरी बैड और बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं गया, लेकिन वो एवरेज अच्छा ही गया था देखा जाए तो उसमें मेरा मैथ्स वैथ सबका पोर्शन अच्छा ही हुआ था। तो उसमें मेरी रैंक आई थी 2100 रैंक आई थी मेरी, फर्स्ट बार जब मैंने अटेम्प्ट किया था।
तो उसके बाद जब मैंने एग्ज़ाम दे के आया तो मुझे समझ में आ गया था कि इस साल मेरा सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा, पर मैं अपनी परफॉर्मेंस से खुश था। तो अपनी परफॉर्मेंस के बाद मैंने तुरंत उसके 5-6 दिन बाद एक्मे अकेडमी आई और एक्मे अकेडमी ज्वाइन कर ली। फिर निमसेट का एग्ज़ाम जब मैंने दिया तो उसके बाद मैं सर से आके डिस्कस किया कि मेरा ऐसा एग्ज़ाम गया है। तो सर ने मुझे बोला कि अभी सबसे पहले तो और एग्ज़ाम कुछ अच्छे अच्छे कॉलेजों के, जैसे BHU का एग्ज़ाम पास था, 1 महीने बाद BHU का एग्ज़ाम होने वाला था, तो सर ने कहा उसकी प्रिपरेशन करो, कुछ नहीं तो तुमको उससे कॉन्फिडेंस आएगा कि तुम कैसे पेपर को सॉल्व कर सकते हो, कैसे 120 मिनट में 120 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो मैं BHU का एग्ज़ाम देने गया उसकी प्रिपरेशन करके। तो जब मैंने BHU का एग्ज़ाम दिया तो उसमें मेरी रैंक आई ऑल इंडिया रैंक 149, और जब मैंने उसे काउंसलिंग में भरा तो मुझे BHU मिल गया। और BHU मिलने के बाद फिर मैं सर के पास आया और मैंने फिर सर से डिस्कस किया कि सर क्या मुझे BHU लेना चाहिए। BHU एक अच्छा कॉलेज होने के बाद भी मैं सोचा, क्योंकि मैं सोचा सर से ये चीज़ डिस्कस कर लेना अच्छा है, लेकिन क्योंकि मेरा ड्रीम कॉलेज हमेशा से NIT था, तो मैं सर से सब चीज़ डिस्कस किया, फिर सोचा कि क्या करना चाहिए। तो सर ने मुझे सजेस्ट किया कि अगर तुमको लगता है कि तुम और मेहनत करना चाहते हो और तुम्हें निमसेट का कोर्स अच्छा लग रहा है तो तुम बिल्कुल ड्रॉप ले लो, ड्रॉप लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर सर ने बोला तुम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, और सर ने फिर मुझे सजेस्ट किया कि मैं भी इस बात से था कि NIT में मुझे एडमिशन ले लेना चाहिए, और सर का भी सेम मोटिव था कि सर भी यही कह रहे थे कि तुम NIT के प्रिपरेशन करो। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ आके टारगेट बैच ज्वाइन किया। फिर मैं टारगेट बैच में यहाँ एडमिशन लिया, और उसके बाद वही उत्साह जो कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद होता है, वही 1 साल का उत्साह मेरे पास यहाँ था कि मुझे नए नए दोस्त मिलेंगे। और सर से मेरी इतनी अच्छी पहचान हो गई थी उस समय तक कि सर और मेरी बातचीत दोस्ती के वे में भी होती थी, टीचर के वे में भी होती थी, जब मोटिवेशन चाहिए था तब भी होती थी, मतलब जब जब ज़रूरत पड़ी तब तब सर मेरे साथ थे। और यहाँ आके मुझे इतने अच्छे अच्छे दोस्त मिले कि जितना मुझे साल भर में ज्ञान सर से मिला होगा उतना मुझे दोस्तों से भी मिला। मतलब यहाँ क्या है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने की सबसे अच्छी बात ये होती है कि यहाँ जितने लोग भी तैयारी करने आए होते हैं वो किसी न किसी सब्जेक्ट में, किसी न किसी फील्ड में अपने माइंड सेट के हिसाब से बहुत अलग होते हैं। तुम उनसे जितना तुम खुद से नहीं सीखता इंसान ना, उतना वो उन लोगों से सीख सकता है। तुम हर किसी की क्वालिटी ले सकते हो, सर की क्वालिटी ले सकते हो, तुम देख के इतनी चीज़ें सीख सकते हो कि अगर तुम सिर्फ देखते देखते भी निमसेट क्लियर करना चाहते हो तो आराम से क्लियर कर सकते हो। और मेरे साथ शायद वही हुआ है, तो इसलिए उसका कोई वो कोई नहीं गम है। नहीं है। हाँ, और तो बस फिर टारगेट बैच स्टार्ट हुआ, मेरे पास पूरा 1 साल था। तो ये तो मैं मन में पहले से सोच लिया था कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, और भी चीज़ें करनी है। तो हम लोग डिसाइड करके रखे थे कि मैं यहाँ सुबह 9 बजे पहुँच जाता था, और टारगेट बैच की क्लास सुबह 9 बजे से चलती थी। मैक्सिमम आप 8 बजे 9 बजे तक, रात को 9-10 बजे तक भी बैठ सकते थे, लेकिन वो आपकी कैपेसिटी, आप जितना बैठना चाहें। और मैं तो घर जाना कम ही पसंद करता था। मैं सोचता था कि अब 1 साल ही जब दिया है तो अपने 1 साल को इतने अच्छे तरीके से दे दो कि आप यहाँ की ज़िंदगी भी जी लो, ये कोर्स भी पूरा पढ़ लो, और जो जो आप करना चाहो यहीं पे कर लो। क्योंकि ये एक ऐसा पल है कि NIT मिलने के बाद यहाँ मैं आज खुद इतने दिनों बाद आ रहा हूँ, तो इसलिए बार बार यहाँ आने का मौका नहीं मिल पाता। तो इसलिए फिर टारगेट बैच शुरू हुआ, तो फ्रेंड सर्कल बढ़ते गया। इसमें दो तरह का फ्रेंड सर्कल बढ़ा, एक फ्रेंड सर्कल जो टारगेट बैच वाले थे, और दूसरा जो नॉर्मल थे। तो नॉर्मल भैया भैया करके क्वेश्चन पूछते थे, और जो टारगेट बैच वाले थे उन लोग से मैं क्वेश्चन पूछता था भैया भैया करके। तो बस ऐसी था। तो धीरे धीरे पढ़ाई हमने शुरू की। तो सबसे पहले एक मैं बेस्ट बुक सजेस्ट करना चाहता हूँ जो हर किसी के लिए अच्छी है, चाहे वो पढ़ाई में अच्छा हो, चाहे वो बेसिक हो, चाहे वो एकदम अभी स्टार्टिंग भी किया हो, उसको सबसे पहले बुक उठानी चाहिए फिंगर टिप्स। फिंगर टिप्स एक बुक है जो मैथ्स के लिए सबसे अच्छी बुक है। आप उसको पढ़ेंगे वो आराम से आपका पूरा बेसिक क्लियर कर देगी। फिर उसके बाद आपको सर क्या पढ़ा रहे हैं, और आप कहीं से कुछ पढ़ते हैं या किसी से कुछ पूछते हैं तो आपको उसमें बिल्कुल डाउट नहीं होगा कि मैं ये क्या पढ़ रहा हूँ। जैसे शुरू शुरू में ऐसा लगता है ना कि ये क्या पढ़ा दिया जा रहा है, ये तो मेरे पल्ले के बाहर ही हो जा रहा है इस टाइप का, तो वो सब चीज़ें आपके होना बंद हो जाएगी। तो वही फिर फिंगर टिप्स अपन ने पढ़ना शुरू की। तो धीरे धीरे पढ़ते गए, धीरे धीरे पढ़ते गए। सर बोले थे 2 दिन में टास्क कंप्लीट करना है एक चैप्टर को, हम 10-10 दिन में कंप्लीट करते गए, लेकिन अच्छे से करते गए। मतलब एक बार वो चीज़ कंप्लीट होने के बाद दोबारा हमको उसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एक बार में ऐसा कंप्लीट किया कि फिर कोई भी क्वेश्चन आप दे दो हम वो क्वेश्चन को बना ही लेंगे। और धीरे धीरे सर से सीखते गए, सर के पढ़ाने का तरीका, सर के शॉर्ट ट्रिक्स तो सबसे ज़्यादा काम आते हैं निमसेट में। दोस्तों की शॉर्ट ट्रिक, दोस्तों का दिमाग, दोस्तों को लेट करने का तरीका, किसी को लेट करके किसी चीज़ को कैसे बनाया जा सकता है। और उसके बाद जब 1-2 महीना हो गया तो हमारी पढ़ाई अच्छे लेवल पे जाने लगी। तो हम लोग फिर उस समय मस्ती में भी थोड़े आने लगे। हम लोग हर महीने में सर से 2-3 बार पार्टी लिया करते थे, और 3-4 तो पिक्चर देखने जाया करते थे। क्योंकि अपन के दोस्तों में जो भी टारगेट बैच में था ना, वो पढ़ लिख के इतने लेवल तक तो पहुंच ही गया था कि हर हफ्ते कोई एक बोलता था कि चलो भाई आज मूवी देखने जाते हैं।
और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि हम लोग दिन भर में कुछ पढ़े ना पढ़े, घूमे, जो भी करे, अपन टेस्ट जरूर देते थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कुछ चीज़ फायदा करेगी तो आपको टेस्ट फायदा करेगी। टेस्ट देने में मज़ा भी बहुत आता है। टेस्ट देने का जो सेटिस्फैक्शन है ना, जब नंबर आता है, कि तब पता चलता है कि आपकी पढ़ाई क्या चल रही है। आप कितना पढ़ लो, कितना किसी से बात कर लो, कितना किसी को बता लो, कभी पता नहीं चल सकता कि आपका पढ़ाई किस लेवल की चल रही है। पर टेस्ट आपको सबसे ज़्यादा बता सकता है। और ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा फायदेमंद चीज़ मेरे को ये लगती है कि आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप सेटिस्फाइड इस चीज़ के लिए रहेंगे कि वो क्वेश्चन बहुत कॉम्पिटेटिव लेवल का क्वेश्चन है। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हो, तो वो आपको इस बात की खुद में खुशी होगी, तो आप और सीखने के उत्सुक होते जाएंगे कि अब मुझे और सीखना है, मैं और नई नई चीज़ें सीखना चाहता हूँ और नए नए क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूँ। तो यही सब चलना शुरू हुआ। फिर उसके बाद एक्मे के फंक्शन होते गए। जब भी कोई फंक्शन होता था, एक्मे की एनिवर्सरी ऐसा कुछ होता था, तो अब हम सिंगिंग करते थे, डांसिंग करते थे, सब यहाँ होता था। तो जितना पढ़ाई की है उतना एंटरटेनमेंट भी किए। और मैं पढ़ाई उतना ज़्यादा सेल्फ स्टडी तो नहीं करता था, अगर मैं सच बोलूँ तो। नॉर्मली मैं सेल्फ स्टडी मेरी मुश्किल से 1 घंटे 1.5 घंटे की होती थी। पर मैं एक गलती अपनी लाइफ में कभी नहीं किया, अपने स्कूल टाइम से लेकर अपने कॉलेज टाइम तक मैं हर क्लास अटेंड किया हूँ। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आप पढ़ो ना पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो ना करो, उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप क्लास में एकदम ध्यान से चीज़ों को सुन रहे हो, भले आपके बगल वाले आपको कुछ बोल रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान क्लास में रहना चाहिए, तो वो चीज़ आपको कभी ना कभी काम आएगी। जब आप एग्जाम में बैठे रहोगे तो वो चीज़ आपको क्लिक जरूर करेगी कि मैं कभी ना कभी ये चीज़ पढ़ा था। तो इसलिए ना, कभी क्लास मत छोड़ना, सर जो पढ़ाते हैं, क्योंकि एक एक क्लास, एक एक दिया गया लेक्चर, उसमें बताई गई बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोबारा वो चीज़ अगर वीडियो देख के भी लेना चाहो ना, तो वो चीज़ कभी नहीं मिलती। जो चीज़ ऑफलाइन इंसान ले सकता है, वो नॉर्मली किसी चीज़ से इंसान नहीं ले सकता। और उसके बाद जब आप वो कॉन्सेप्ट को सामने पढ़ के देखोगे, समझोगे, और उसके बाद जब टेस्ट दोगे, नया कॉन्सेप्ट आएगा, बनाओगे, सॉल्व करोगे, और गलत होगा तब और ज़्यादा मजा आता है कि अब मैं आंसर देखता हूँ, फिर अगली बार इसको सही करूँगा। जब गलत करने से तुमको तरीका पता चलता है ना किस तरीके से गलत हुआ, फिर तुम ये सोचते हो कि किस तरीके से वो सही हो सकता है और किस तरीके से उससे रिलेटेड क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो इससे बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चलती है। तो यही सब मेरी जर्नी थी। मैंने बहुत मस्ती भी की है, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोग बिल्कुल निमसेट का कोचिंग ज्वाइन करें और अपने फ्यूचर को सिक्योर भी करें। वो भी मस्ती करने के साथ साथ सेल्फ स्टडी करें और मस्ती वस्ती सब करें, लेकिन फिर भी निमसेट क्लियर करें और आराम से एनआईटी में एडमिशन लें। ठीक है, तो आपने काफ़ी अच्छे से और काफ़ी डिटेल्ड वे में काफ़ी बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। आई होप कि सारे स्टूडेंट्स का, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबका सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। काफ़ी अच्छे तरीके से बता दिया आपने। तो जैसा कि आपने कहा अभी कि क्लासेस में काफ़ी अच्छे से ध्यान देना चाहिए, तो मैं इसी से रिलेटेड आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एक्मे अकेडमी की क्लासेस अटेंड करने का? क्लास अटेंड करने का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, कि यहाँ का ना पूरा हर चीज़ एकदम सिस्टमेटिक है। यहाँ पे मतलब बैठने का तरीका भी सब एकदम बराबर तरीके से बैठा जाता है, कि यहाँ की लाइटिंग वाइटिंग सब बराबर है। तो आपको बिल्कुल, आप आगे बैठे पीछे बैठे, आपका पूरा क्लियर व्यू सर पे आएगा। सर जो समझा रहे हैं आपको पूरा चीज़ वो सब समझ में आएगी। और सर इतने इंटरेक्टिव है ना, कि आप आगे बैठो या सबसे लास्ट में बैठो, सर की एनर्जी आपको उसी तरह महसूस होगी जितने आगे बैठने वाले को होती है। वो तो है। हाँ, सर के बताने का तरीका ही वैसा है। तो सर इसलिए मेरे को यहाँ का बहुत इंटरेक्टिव होता था, और सर हंसी मजाक करते हुए बताते थे। सर के आपको कुछ कुछ शॉर्ट्स मिल जाएंगे, आपको शॉर्ट्स देखना, सर हंसी मजाक भी उतना ही करते हैं जितना पढ़ाते हैं। और सर के हंसी मजाक में भी उतनी ज्ञान की बातें रहती है जितनी उनके पढ़ाने में रहती है। तो आपको पूरा आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है। आप यूट्यूब में देखिए, आप गूगल में देखिए, एक्मे अकेडमी की ऐप में देख सकते हैं। बहुत ऑप्शन है, आप जाके देखिए और अपनी चॉइस के हिसाब से आपको जो करना है कीजिए। बस मेरा ये सजेशन था कि आपकी लाइफ अगर आपको अच्छी करनी है, तो देखो मेरी लाइफ तो अच्छी हो गई है, मैं यहाँ पहुँचा, तो मैं चाहता हूँ आप सबकी भी अच्छी हो, मेरे जूनियर्स की भी अच्छी हो। तो इसलिए आप सब आइए, यहाँ एडमिशन लीजिए, और जो मैं महसूस किया हूँ वो महसूस करके अगली बार आपकी बारी रहेगी। आप ये सब बताइए। तो अनुज, आपने एक्मे अकेडमी के साथ की अपनी जर्नी तो बता दी, लेकिन मैं ये एक और क्वेश्चन है कि एक्मे अकेडमी ने आपको इस जर्नी में हेल्प कैसे किया? थोड़ा इस चीज़ में भी थोड़ा फोकस डालिए। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक्मे अकेडमी की फैकल्टी के बारे में बता देता हूँ कि कौन कौन फैकल्टी है और कितना उसका मदद मिला फैकल्टी से। सबसे पहले तो कार्तिक सर है, जो मैथ्स में आपके उम्मीद से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब उनके कॉन्सेप्ट उनके शॉर्ट ट्रिक्स, उनकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बहुत अच्छी है कि आपको कुछ समय बाद खुद का मैथ्स भी अच्छा लगने लगेगा कि मेरा मैथ्स इतना अच्छा कैसे हो गया। और यहाँ आपको एलआर के लिए भी कार्तिक सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और उसके साथ अगर आपको कंप्यूटर का चाहिए तो यहाँ आपको अमन सर मिलेंगे, और इंग्लिश के लिए आपको मिलेंगे सतीश सर। जो ये 3 सर मिलके आपकी निमसेट की
पूरे 1000 में से 1000 नंबर की पूरी तैयारी करा देंगे। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर ला सकते हैं, बाकी आपकी तैयारी तो इससे पूरी हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा इसमें हेल्पफुल रहा एक्मे एकेडमी का ऐप, जो हैंडल किया जाता था अंकुर के द्वारा ही। Thank you. अंकुर ही पूरा एक्मे एकेडमी का ऐप को हैंडल करता था, जिसमें इसके कारण हर चीज़ ऑर्गेनाइज वे में हम लोग को मिलती थी। हम लाइव अटेंड तो कर लिए, पर क्या पता 1 महीने बाद मैं उसी टॉपिक का वही क्वेश्चन भूल जाऊं कि यही चीज़ मेरे से नहीं बन रही है। तो उसके लिए मेरे को कुछ ना कुछ तो चाहिए था ना, अपने उसके लिए मतलब बैक एक होना बहुत ज़रूरी है ना, तो वो चाहिए था। तो उसके लिए फिर मेरे को ऑफलाइन वीडियो, मेरे को एक ऐसे वीडियो चाहिए था जिसको मैं बाद में भी देख सकूँ। तो उसके लिए हमको रिकॉर्डेड वीडियो की फैसिलिटी मिली थी। पूरे जितने रिकॉर्डेड वीडियो हुए हैं वो सब आपको ऐप में मिलेंगे। तो जब मेरे को थोड़ा सा भी डाउट आया, मैं जाके देख लिया और दोबारा देखने के बाद अगर डाउट मेरे से क्लियर नहीं हुआ तो सर तो हमेशा हमारे साथ ही रहते थे। हम अगर 9 से 10 रहते थे तो सर 9 से 11 रहने को तैयार थे। तो सर हमको आके सब बताते थे कि ऐसे करो, अगर कोई डाउट आ रहा है तो इसको ऐसे क्लियर करो। या फिर कुछ दोस्त थे उनसे मैं कभी कभी कुछ पूछ के क्लियर कर लेता था। ये सब चीज़ें थी। और फिर टेस्ट 2 तरीके से होते थे। सबसे पहले हमारे होते थे टॉपिक वाइज टेस्ट, मतलब जैसे सबसे पहले हमने मतलब पढ़ा पीएमसी, तो उसका टॉपिक वाइज टेस्ट होगा 200 ऐसे नंबर का कुछ टेस्ट होता था। और उसके बाद हफ्ते हफ्ते में स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट होते थे, वो पूरे 1000 नंबर के रहते थे, उसमें चारों सब्जेक्ट आते थे। फिर उसमें अपन को परफॉर्मेंस देना रहता था। तो मॉक टेस्ट में सिर्फ ये सोच के आप लोग मत आना कि सिर्फ निमसेट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, अब निमसेट है तो निमसेट ही क्या करेंगे, क्योंकि निमसेट एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। इसमें आपको छोटे लेवल से बड़े लेवल तक का सीखना है। तो आपको यहाँ के टेस्ट सीरीज में जेई तो आप लोग सब बहुत अच्छे जानते हो कि IIT जाने का जिसका भी सपना होता है वो जेई तो सबसे पहले जानता ही है। तो जब भी आप यहाँ का निमसेट का टेस्ट देंगे तो उसमें आपको कम से कम 30 से 40% क्वेश्चन तो जेई के मिलेंगे। और जेई क्वेश्चन जो सॉल्व कर सकता है वो निमसेट का क्वेश्चन तो बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकता है। तो आपको यहाँ की टेस्ट सीरीज बहुत फायदा पहुंचाएगी। यहाँ की टेस्ट सीरीज का कंटेंट बहुत अच्छा है। और यहाँ का टेस्ट सीरीज कंप्यूटर, ये सब टेस्ट सीरीज में जो कंप्यूटर है वो सेक्शन बहुत अच्छा है। जिस दिन आप पेपर देने जाएंगे उस दिन आपको इसका सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। और इसी के साथ साथ लास्ट में आपका 1-2 महीने पहले एक MIQ करके सर एक सीट प्रोवाइड कराते हैं और उसको समझाते हैं, उसको पढ़ाते हैं। वो MIQ का फुल फॉर्म है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जब लास्ट समय में हम लोग को सर पहले से बोल दिए थे ये बात को कि अब आपको कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट करना है, लेकिन अपन खुद ही एकदम लेजी हो जाते हैं। अब तो बहुत पढ़ लिए, अब तो बहुत पढ़ लिए, अब कितना ही पढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस आ जाता है, हम निकाल लेंगे, ऐसे निकाल लेंगे, इस टाइप का। और सर भी कॉन्फिडेंस थोड़ा दिलाए थे क्योंकि अपन सच में पढ़ते थे। हाँ, भले पढ़ते कम थे लेकिन सर मानते थे कि अपन है थोड़े ठीक ठाक स्टूडेंट जो ध्यान थोड़ा देते हैं। तो इसलिए सर फिर अपन को बोले कि पढ़ो पढ़ो MIQ करो। तो हम लोग खुद से तो नहीं किए, लेकिन सर के कराते कराते ही हमारा इतना हो गया कि जब जिस दिन एग्जाम देने गए उस दिन ऐसा लगा कि बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आए हैं, वो हम सबको याद भी है। क्योंकि मैं बहुत कम ही MIQ खुद से किया था। जो सर कराए, सर क्लास दे के सर डाउट क्लियर कराया, उससे मेरे को बहुत सारे MIQ चीज़ें पता चली और उसी को मैं क्लियर किया। और उसके बाद जब मैं एग्जाम देने गया तो बहुत सारे MIQ वहाँ पे काम आए और मेरा निमसेट का एग्जाम अच्छा गया। ग्रेट। तो आपने काफ़ी सारी और काफ़ी यूजफुल, काफ़ी अच्छे अच्छे टिप्स दिए स्टूडेंट्स को। तो अनुज, आपका लास्ट 3 मंथ्स जो थे निमसेट के पहले के, उसका स्टडी प्लान क्या था? हाँ, ये अच्छा सवाल था। आखिरी 3 महीने आधे आधे तक तो मैं और चिल हो गया था। अब थोड़ा अच्छे से मतलब बस ऐसा था कि अब पढ़ तो सब लिए थे क्योंकि पढ़ ही रहे थे, बस ऐसे पढ़े पढ़े थे, देखे पढ़े चीज़ों को। अब बस चीज़ों को अरेंज करना था, वापस एक साथ चीज़ों को जोड़ना था, लाइन से जमाना था कि ये टॉपिक है, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है, ताकि पूरा कंटेंट पता चल जाए। ये टॉपिक के अंदर ये कंटेंट है, ये सीखना है, ये बाकी है, या ये अगर थोड़ा बहुत बाकी है तो। वैसे नॉर्मली ज़्यादातर चीज़ें हो चुकी थी। और जो फिंगर टिप्स मैंने बुक सॉल्व की थी उसका रिवीजन करना था। और जो टेस्ट मैंने दिए थे उसमें कुछ जो एनालिसिस था उसका एनालिसिस करना था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं बस आखिरी 3 महीने में, आखिरी 3 या 2 महीने में मैं ज़्यादा कुछ नहीं किया, पर मैं सबसे ज़्यादा चीज़ अपने रिवीजन में ध्यान दिया। या तो अपनी खुद की जो कॉपी बनाई थी उससे मैंने रिवीजन किया, अपने क्वेश्चन को रिवीजन किया, अपने दोस्तों की कॉपी को रिवीजन कर डाला। इतना रिवीजन करने की आदत पड़ते गई कि दोस्त की कॉपी उठाया उसको भी रिवीजन कर दिया। और दोस्त की कॉपी से भी नोट्स बनाने लगा, क्योंकि मैं जितना चीज़ों को समझता था, लिखता था, मेरे दोस्त नई नई चीज़ों को लिखते थे। तो अब सिर्फ टारगेट निमसेट क्लियर करना नहीं था, नया नया चीज़ें सीखने टारगेट होने लगा था। इतना मजा आने लगा था कि नया नया टाइप का क्वेश्चन सामने आ रहा है, नया टाइप का कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है, कि अच्छा लगने लगा था सीखना। ये एग्ज़ाम और इस एग्ज़ाम की चीज़ें, इस एग्ज़ाम का कंटेंट कोर्स बहुत अच्छा है। जो भी मतलब पढ़ता है उसको पूरे मन से इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा आने लगता है। और मजे से सॉल्व करोगे तो उतना सीखने का आपका मन करेगा।
तो ये वाली चीज़ जो आपने कही ये तो बिल्कुल सही है, चाहे आप सिर्फ निमसेट के लिए कहें या उसके बाद के लिए भी कहें कि आपको नई नई चीज़ें हमेशा सीखती ही रहनी चाहिए, चाहे आप निमसेट के निमसेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या उसके बाद में फिर आप सी लैंग्वेज सीखेंगे, एआई हाँ हाँ। सीखेंगे, मशीन लर्निंग सीखेंगे, ये चीज़ हमेशा काम आती है। तो जैसा आपने कहा कि आप मॉक टेस्ट पे काफ़ी ध्यान देते थे, मॉक टेस्ट पे एनालिसिस काफ़ी करते थे, तो आपको कुछ याद है कि अराउंड आपने कितने मॉक टेस्ट दिए होंगे? हाँ मतलब वो सब का अच्छा है, लेकिन जब स्टार्टिंग से मैं मॉक टेस्ट तो बहुत दिए हमने, मतलब हर दिन एक वो टॉपिक टेस्ट दे रहे हैं फिर मॉक दे रहे हैं, पर वो सब मॉक को साइड में रखते हैं और जो मेन आखिरी 3 महीने में हमने मॉक दिए उसमें अपन के डेली मॉक शुरू हो गए थे। वो डेली मॉक में हर दिन एक मॉक होता था और 3 महीने तक लगातार हमने कम से कम 90 मॉक दिए हैं। उसमें फाइनल सेमीफाइनल हर टाइप का मॉक था, जो निमसेट से बहुत सारे रिलेटेड, बहुत सारे निमसेट जैसे ही थे, मतलब निमसेट का जो लेवल आया और जिस टाइप की चीज़ें उसमें हुई और जैसे अपन को प्रिपेयर रहना था, वो सब बहुत सारी चीज़ें अपन मॉक टेस्ट देके ही सीख गए थे कि कैसे प्रेशर को हैंडल करना है, कैसे वहाँ लोगों से नहीं डरना है, कैसे वहाँ भीड़ से नहीं डरना है, कैसे वहाँ ये सोचना है कि मैं कम से कम होशियार हूँ ताकि डर मत लगे। हाँ। क्योंकि खुद में जब तक खुद में कॉन्फिडेंस नहीं लाओगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, भले ओवर कॉन्फिडेंस मत ले आना, लेकिन कॉन्फिडेंस से कम इतना आता है कि एग्जाम अच्छे से तुम दे पाते हो, और बाकी फिर इससे तुम्हारा आगे डिसाइड होता है कि तुम्हारा नंबर कितना आएगा वो कोई मैटर नहीं करता, पर एग्जाम में परफॉर्मेंस करना बहुत जरूरी है। 1 साल की मेहनत एक दिन पे डिपेंड करती है, तो अपना एक दिन कभी खराब नहीं होने देना चाहिए। तो वो 3 महीने में 90 मॉक टेस्ट मैंने दिए और उस 90 मॉक टेस्ट से मैंने बहुत कुछ सीखा। उसको उसमें सीखते गया, सर से पूछते गया, दोस्तों से पूछते गया, और आखिर में देते देते मैंने निमसेट का एग्जाम दे दिया। और निमसेट का एग्जाम दे के सर को आके हमने नंबर काउंट किया, जब वो आई तो मेरे कुछ 590.5 नंबर के आसपास आ रहे थे। तो सर ने कह दिया तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तो मैं ये मान लिया कि अब मेरी गुरु दक्षिणा कंप्लीट हो गई है, अब आगे बच्चों की गुरु दक्षिणा की बारी है। और मैं खुशी खुशी, सर ने मेरे को मिठाई खिलाया और खूब जश्न मनाया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का हमारे यहाँ अकेडमी में सिलेक्शन हो गया था। और फिर सब अपने अपने घर गए, घर में ये खुशखबरी सुनाए, और फिर घर में हमारे साथ साथ एकेडमी की सर की सबकी तारीफ हुई। और घर वालों को इतना भरोसा नहीं था हमारे ऊपर, पर अब उनको बहुत ज़्यादा ही भरोसा है कि मेरा बेटा बहुत कुछ कर सकता है इस टाइप का। तो इसलिए तैयारी करो अगर घर में अपना वैल्यू को बढ़ाना है तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपने कहा कि साल भर की मेहनत जो है वो एक दिन पे डिपेंड करती है, तो मैं आपका एक्सपीरियंस पूछना चाहूँगा कि आपका एग्ज़ाम के दिन आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो है वो उस दिन नर्वस हो जाते हैं, कई लोग डर जाते हैं, भले ही प्रिपरेशन बहुत करते हैं लेकिन डर जाते हैं और उसी कारण उनका पेपर खराब हो जाता है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा अंकुर, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को सिर्फ इसी चीज में है, वो पढ़ लेंगे। वो जिंदगी में सबसे ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा भी सिर्फ इसी चीज से डरता है कि उस दिन मैं क्या करूंगा। सबसे बड़ा सवाल यही था। हम्म। तो उस दिन क्या है, सबसे पहली बात, एग्जाम के एक दिन पहले रात को मैं पढ़ना मत, क्योंकि रात को पढ़ने से सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस के अलावा और कुछ नहीं आएगा। इंसान के में डर आने लगता है कि मैं खुद, ऐसा मन में जब रहेगा कि मैं सो ही नहीं पाया हूँ ठीक से, तो वो कैसे फ्री माइंड से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। और मैं एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। अपन सुबह उठे बहुत अच्छे से, मतलब एकदम मुंह हाथ हुआ एकदम साफ सफाई से धो के, ताकि एकदम फ्रेश फ्रेश फील हो। और कम खा के गए हम लोग, क्योंकि कम ही खा के जाना चाहिए, नॉर्मली नाश्ता वास्ता, उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। फिर अपन और ड्रेस कभी एकदम तैयार होकर जाने की जरूरत नहीं है कि मुझे इसको दिखाना है मैं इतना तैयार होकर आता हूँ, क्योंकि एनआईटी में होने के बाद तैयार होने की भी जरूरत नहीं पड़ती, कि तुम तैयार होके फिर जैसे भी रहो अच्छे दिखोगे। तो इसलिए एकदम जो तुम्हारा सबसे कंफर्टेबल कपड़ा होगा, जो जिंदगी में तुम कभी नहीं पहनते, वो कपड़े को ही पहन के जाना, ताकि सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो। और एक सबसे बड़ी चीज, वहां पे फिर मैं पहुंचा, वहां पे मैं देखा तो एकदम भीड़, मतलब कम से कम 200-300 बच्चे दिखे। तो मैं जो नर्वस कभी होता नहीं था लाइफ में, वहाँ पे मैं भी थोड़ा सा नर्वस हो गया। मैं नर्वस हुआ, मेरे को भी थोड़ा लगने लगा कि इतने बच्चे हैं, सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। और एक डर मेरा पहले से बना हुआ था, भले मेरा पिछले साल बीएचयू में सिलेक्शन हो गया था, पर निमसेट मेरा डर था, क्योंकि निमसेट में फर्स्ट बार में सिलेक्शन नहीं ले पाया था, 2100 रैंक आई थी, तो इसलिए थोड़ा बहुत डर तो रहता है। पर जैसी मैं गेट के अंदर एंट्री के लिए, अपने वेरिफिकेशन के लिए अंदर जाते गया, मेरे पीछे मेरे 5 दोस्त खड़े थे, वो हमारे 5-6-7 लोगों का ग्रुप था, वही बच्चे थे। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ बोली, और ये चीज़ मैं चाहता हूँ तुम लोग भी बोलो, पूरा टेंशन खत्म हो गया। मैं बोला अगर यहाँ पे मेरे से कोई होशियार है तो ये 5 ही है, मेरे से कोई ज़्यादा नंबर ला सकते तो ये 5 ही ला सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं ला सकता। ये जो चीज़ मैंने बोली ना, उसके बाद मेरे में इतना इतना कॉन्फिडेंस आ गया, इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं अंदर एग्जाम हॉल में जाकर आराम से पंखे के नीचे बैठ के और उसकी हवा खाने में ध्यान दे रहा हूँ। मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ कि सामने एग्जाम है, मेरा माइंड एकदम फ्रेश, एकदम क्लियर हो गया, जो पढ़ रहा सब दिमाग में था। ये बोलने के बाद
कि मेरे जो दोस्त हैं वही मेरे से ज़्यादा नंबर लाएंगे तो लाएंगे, या तो मैं सबसे ज़्यादा नंबर लाऊंगा। तो ये बोलने के बाद सब क्लियर हो गया और फिर मैंने एग्ज़ाम दिया। 2 घंटे कैसे निकले पता ही नहीं चला, एकदम आराम से मैंने एग्ज़ाम दिया, ख़त्म किया। और इस समय तक मैंने एकदम फिक्स अपना डिसाइड कर लिया था कि मैं कौन सा सेक्शन से शुरुआत करूंगा और कौन सा सेक्शन में लास्ट में जाऊंगा। ये 3 महीने के मॉक से मैंने सीखा था, हर चीज़ अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर करके ये डिसाइड कर लिया था। उसमें सबसे पहले मैं कंप्यूटर में जाता था, उसके बाद मैं मैथ्स सेक्शन में जाता था, उसके बाद मैं लॉजिकल रीजनिंग में जाता था, और उसके बाद मैं इंग्लिश में जाता था। और ये सब पूरा करने के बाद भी मैं 20 मिनट बचा लेता था ताकि आखिर में मैं एक बार रिव्यू कर सकूँ अपनी चीज़ों को। तो बस इसी तरीके से मैंने पेपर दिया और अपने मॉक टेस्ट दिए, उससे फ़ायदा मिला। तो यही सब था, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से पेपर आप सब भी दो। तो बढ़िया अनुज, आपने काफ़ी क्वेश्चन, ये मैं पूछने ही वाला था एक्चुअली कि आपका एग्जाम को बनाने की स्ट्रैटेजी क्या थी, बट थैंक्स टू आपने कवर कर ही लिया है इसे। तो अनुज, जैसा कि हम सबको पता है कि आपका रैंक 369 आया था ओवरऑल इंडिया में। तो आपको एनआईटी कुरुक्षेत्र मिल रहा था, आपको एनआईटी कुरुक्षेत्र अलॉट हो चुका था, बट उसके बावजूद भी आपने एनआईटी रायपुर लिया। तो इसके पीछे का मैं रीज़न जानना चाहूँगा कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया, और ये डिसीजन आपको एक्चुअली कैसा फील हो रहा है, कि मतलब आपको कैसा लग रहा है ये डिसीजन लेना। हाँ, मैं रिजल्ट आने के बाद सबसे खतरनाक स्थिति में मैं ही था, जो 369 रैंक आई थी, और हर तरफ से प्रेशर। सर तो मेरे को घर में घुस के ऐसा लग रहा था कि सर अब लेके जाएंगे, तू रहने दे, घर वाले बता रहे तो मैं तेरे को बताता हूँ। तो सर मेरे को बोले थे तुम मेरे को अपना आईडी दो, मैं कुरुक्षेत्र ऊपर लॉक करूंगा। लेकिन मैं फिर मेरा मन हमेशा से, क्योंकि मैं हमेशा से रायपुर का था, मैं जब से मतलब एनआईटी का सपना देखा था एनआईटी में जाऊंगा, मैं हमेशा से ये सोचा था कि मैं एनआईटी रायपुर में ही जाऊंगा। और मेरा क्या है, एनआईटी रायपुर, मैं बेसिकली रायपुर का ही हूँ, तो एनआईटी रायपुर मेरे लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन था, ऐसा मेरे को लगता था। और जब मतलब सबका फोर्सफुली में बहुत ज़्यादा था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि सब बोल रहे हैं तो मैं गलत कदम तो नहीं उठा रहा हूँ। पर फिर मेरा एक ये भी चीज़ था कि मैं कभी ये नहीं सोचता था कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना है। पढ़ो अभी 1 साल एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि एनआईटी एक ऐसा प्लेस है ना जहाँ अगर अपॉर्चुनिटी पढ़ाई में है ना, तो उतनी अपॉर्चुनिटी और भी चीज़ों में है। आप वहाँ ड्रामा कर सकते हैं, आप वहाँ म्यूजिक सीख सकते हैं, आप वहाँ चीज़ों को हैंडल करना सीख सकते हैं। तो सिर्फ पढ़ाई के मोटिव से जाना अच्छी बात है, लेकिन और कुछ ना सीख पाना ज़िंदगी में मेरे को एक सही फैसला नहीं लगता है। तो मेरे को ऐसा लगा ये सब मैं रायपुर में बहुत अच्छे से हैंडल कर पाऊंगा। और बाहर जाके हॉस्टल लाइफ, खुद को संभालना, और एक तो मैं कभी हॉस्टल में गया नहीं हूँ, तो खुद को संभालना, अपनी चीज़ों को संभालना, और यहाँ घर वालों का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो घर वालों का सपोर्ट वो तो हमेशा से था मेरे घर वालों का सपोर्ट। तो वही, तो यहाँ पे अभी उन लोगों को सपोर्ट भी करते हैं कि तेको ये सीखना है तो ये सीख ले, तेको ये करना है वो कर ले। तो मैं अब यहाँ पे जो भी फंक्शन होते हैं, जो भी क्लब है यहाँ के, उन सब में पार्टिसिपेट कर पा रहा हूँ। एनआईटी रायपुर के फंक्शन बहुत बहुत बेस्ट होते हैं, एनआईटी रायपुर के किसी भी एनआईटी के फंक्शन बहुत बेस्ट होते हैं। आप एनआईटी पहुँचो, आपको महसूस होगा कि आप किस जगह में पहुँचे हो। वहाँ जाके वहाँ के फंक्शन अटेंड करोगे, वहाँ की पढ़ाई देखोगे, वहाँ के पढ़ाने वाले टीचर्स देखोगे, वहाँ के स्टूडेंट देखोगे, तो हर कोई एक से बढ़कर एक है। तो आपको वहाँ जाके महसूस होगा कि मैं कितनी अच्छी जगह पे पहुँचा और अभी तक मैं कहाँ था। आप नॉर्मल कॉलेज में पढ़ोगे तो एक ऐसा अंदर से नहीं पता, लो एनर्जी फील होता है इंसान को, पढ़ाई के ना साथ साथ कुछ और करने का ही मन नहीं करता। उतना एक्सपोजर नहीं मिलता। हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि अब मैं क्या ही करूँ, मतलब ना पढ़ाई हो पा रही है ना कुछ हो पा रही है। लेकिन यहाँ पे जाके जब आपको दिखेगी ना इतनी फील्डें हैं, मेरे को इस फील्ड के बारे में पता ही नहीं था इतनी फील्ड है, राइट। तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि पढ़ाई भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो देखो, ऐसे ऐसे इंसान मत बनो जो सिर्फ पढ़ने पढ़ने के लिए जाते हैं। आप वहाँ जाके अपने आप को हर फील्ड में अच्छा करो, अपने आप को खोलो, क्योंकि एनआईटी आपको पूरा खुला सकता है। आप ऐसा ऐसा बन सकते हो जैसे आप थे ही नहीं। तो इसलिए एनआईटी रायपुर बहुत अच्छा है, हर एनआईटी इक्वल है, अपनी पसंद से एनआईटी लो। लेकिन बस मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी सोच में ना एनआईटी रायपुर को प्रेफरेंस देके मत चलना। मतलब मैं चाहता हूँ कि ना लोग टॉप 3 टॉप 1 एनआईटी को प्रेफरेंस देके चले, क्योंकि जब आप रायपुर सोच लेते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि इस रैंक तक तो आपको एनआईटी मिल जाएगी। और इसी कारण मैं अपने पढ़ाई में थोड़ा लूज भी हो गया था, कि मेरे को ऐसा लगता था कि रायपुर तो मेरे को मिल ही जाएगा, मैं चाहूँ ना चाहूँ, इस टाइप का लगने लगा था। इसलिए शायद मेरी रैंक 369 आई, जो बहुत अच्छी हो सकती थी। और 369 रैंक मेरे लिए भले अच्छी है, पर मैं उसके लिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया जो साल भर मेरे को पढ़ाया। मैं अपने घर वालों के लिए नहीं कर पाया, मैं अपने दोस्तों के लिए नहीं कर पाया। जो रैंक मैं दे सकता था मैं वो रैंक नहीं दे पाया, सिर्फ इसी कारण क्योंकि मेरे को एनआईटी रायपुर चाहिए था, ये बात मेरे को पता थी। तो इसलिए अपना एम बड़ा करके चलो, फिर रैंक तुम्हारे ऊपर है। और अगर ऐसा भी है, और ये मान के चलो कि तुमको एनआईटी कोई भी लेना है और फिर भी तुम्हारी मान लो AAR 1 आती है, तो सोचो तुम खुद में कितने सेटिस्फाइड रहोगे कि तुम्हारी रैंक कितनी अच्छी है। फिर एनआईटी कोई भी लोग कुछ मैटर नहीं करता, पर तुमको सेटिस्फैक्शन तो जिंदगी भर का मिलेगा ना कि मैं AAR 1 लाया हूँ इतने लोगों से आगे बढ़ के।
तो वो सेटिस्फेक्शन आपको और कहीं नहीं मिल सकता। तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, किसी चीज़ का टेंशन मत लो, आराम से एकेडमी ज्वाइन करो, सेल्फ स्टडी करो, सब करते हुए जल्दी जल्दी NIT पहुँचो, और वहाँ के बिलो में वहाँ पर आपकी उतनी मदद करूँगा। एक लास्ट क्वेश्चन अपने इस एपिसोड का कि जो एस्पायरिंग बच्चे हैं निमसेट के, जो प्रिपेयर कर रहे हैं निमसेट के लिए, जिनका सिलेबस कवर हो चुका है, जिनका नहीं हुआ है, जो ड्रॉप आउट है या नहीं है, उन सब के लिए एक कॉमन सा मैसेज आप क्या छोड़ना चाहेंगे कि उनको थोड़ी हेल्प मिले कि वो निमसेट क्रैक कर पाए आसानी से? हाँ, अब सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे ऐसा लगता है, कई लोग, दो तरीके के लोग तो पहुँचते हैं NIT में, एक हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। तो तुम, ऐसा लोगों को लगता है ना, मैं देखा हूँ मेरे जितने भी दोस्त थे ना मेरे क्लास में, उसमें 50% हिंदी मीडियम, 50% इंग्लिश मीडियम। मैं नॉर्मल कॉलेज की बात बता रहा हूँ मैं। तो जो हिंदी मीडियम मेरे दोस्त थे, वो लोग सिर्फ इसी चीज लिए निमसेट की तैयारी नहीं करते थे कि भाई इंग्लिश में है तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी कुछ मैटर नहीं करता, सबसे पहली बात। और मैं सबसे बड़ी एक बात बताता हूँ कि NIT रायपुर में भी 50% बच्चे हिंदी मीडियम के और 50% इंग्लिश मीडियम के। तो अब डरना छोड़ दो, अब यही तुम लोग की ज़िंदगी का समय है, अब कुछ ना कुछ तो करना ही था, तो समझो कुछ अच्छा करने में मेहनत लगा लो, और अच्छा करने में मेहनत लगा लो। ये चीज़ ऐसी है, अगर मेहनत करोगे तो फल ना मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि तुमको अगर अच्छा, अगर सामने वाला अच्छा मिलेगा तो तुमको राह अच्छी दिखा रहा है, दोस्त अच्छे मिलेंगे जो तुम्हारे साथ एकदम कोऑर्डिनेटिंग में चल रहे हैं, और दोस्ती से ये भी बहुत फायदा होगा कि आपको ध्यान रहेगा कि जब वो इतना पढ़ रहे हैं तो मैं क्यों इतना नहीं पढ़ रहा हूँ, जब सर इतना पढ़ा रहे हैं, वो इतना परफॉर्म कर सकता है तो मैं क्यों नहीं परफॉर्म कर सकता। तो अब तो बच्चों के मैसेज की बात आती है, कंक्लूजन की बात आती है, तो उनको सबसे पहले ज़्यादा बताना तो ये ज़रूरी है। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि ज़्यादा सोचोगे समझोगे तो निष्कर्ष कभी ज़्यादा सोचने समझने वाले का निकल ही नहीं पाता है। चुपचाप घर वालों से बात करो, एक्मे अकेडमी में कॉल लगवाओ और अपना एडमिशन ले लो, फिर जो होना है सब लाइन से हो जाएगा। तुम टेस्ट दो, तुम क्लास अटेंड करो, तुम ऑफलाइन क्लास अटेंड करो, तुम सर से अपना डाउट क्लियर कराओ, ये सब करते जाओ। फिर उसके बाद मैं पक्का बोल रहा हूँ कि अगले साल तुम लोग मेरे को NIT में मिलोगे, और उसके बाद फिर तुमको सब डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके लिए मैसेज की जरूरत नहीं है, मैसेज तुमको यहाँ आके अपने आप मिल जाएगा। और कांटेक्ट में तो हम लोग है ही ना हमेशा तुम्हारे साथ, मैं, कार्तिक सर, कोई डाउट आएगा तो कार्तिक सर ओल्ड स्टूडेंट से भी कांटेक्ट करवाते हैं। जैसे इंटरव्यू क्यों हो रहा है, ये इंटरव्यू हम लोग के लिए थोड़ी ना हो रहा है, ये इंटरव्यू सिर्फ तुम ही लोगों के लिए हो रहा है, जो जूनियर्स हैं, जो इच्छुक हैं निमसेट एग्जाम देना है, NIT में फिर से एक लाइफ जीत को चाहिए JEE के बाद, कि मेरे को NIT चाहिए, मेरे को कुछ अच्छा करना है, मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो ये सब आप ही लोगों के लिए है। तो इस बात को एक मैसेज के रूप में ही लो और आराम से आके एडमिशन लो, बाकी सब धीरे धीरे पता चल जाएगा। कोई एक बार में महान नहीं बनता, आपको 1 साल अपना पूरा देना पड़ेगा अच्छे से, तब आप जो बनेंगे ना, आपको खुद में भरोसा नहीं होगा कि ये मैं क्या बनेंगे।